के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में वहां से देखने को मिल रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दिशा से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के अंदर एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के मोबाइल फोन के 55% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है आज के दिन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। अब वह दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। हमारा दायित्व है जिस धरती पर रहते हैं उस धरती के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ईमानदारी पूर्वक करें। कोई हम पर उंगली न उठाए, हमें शक की निगाहों से न देखे, लेकिन साथ ही साथ जिस मातृभूमि के साथ हमारी पूर्वजों का संबंध है उसके प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सदैव डट करके हम कार्य करेंगे तो सचमुच एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। अभी मैं यहां पे इंडिया ग्लोबल स्कूल के इस कैंपस में जब आया, और मैं सचमुच अतुल जी आपको और अपने हाई कमिश्नर महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। भारत की शास्त्रीय विधा को यहां पर इन बच्चों ने कितने सुंदर ढंग से, कितना सुंदर प्रस्तुति गणपति वंदना के माध्यम से यहां पे प्रस्तुत की। आज जब ये घोड़ लग रही है,
पाश्चात्य कल्चर को अपनाने की, अपने भाव को भूलने की, अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से विरत होने की, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से विरत होने की, उन स्थितियों में यहां पर इतनी दूर भारत से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में रह करके भारतीय समुदाय अपने मूल्यों के साथ, अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखते हुए उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इंडिया ग्लोबल स्कूल की जो चेन है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अब अतुल जी लखनऊ में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा स्कूल ही नहीं खोलेंगे, स्कूल के साथ स्किलिंग को भी लेकर के आएंगे। और उस स्किलिंग का एक नया सेंटर, नई सोच के अनुरूप। याद करिए ना, दुनिया जब कोविड के कालखंड में त्रस्त थी, तब मोदी जी भारत को लीड करते हुए कोविड से भी लड़ रहे थे और भारत को विजन के रूप में उन्होंने एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत के अंदर लागू की थी। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। परंपरागत कैरिकुलम के साथ ही, उस कैरिकुलम के साथ ही भारत अपस्किलिंग के लिए भी कार्य करेगा। स्कूली पीरियड से ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। आज जो सफलतापूर्वक लागू हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा इतना शानदार कैंपस इंडिया ग्लोबल स्कूल का यहां पर देखने को मिला है। दुनिया के 11 देशों में 65 ऐसे कैंपस अतुल जी के प्रयासों से, उनकी टीम के प्रयासों से अब प्रारंभ होकर के उनकी इस ताकत का, जिसमें न केवल वहां के स्थानीय जो वहां के एजुकेशनल सिस्टम है उसको तो अपनाया ही गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यहां का ये कैंपस भारत के सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को भी यहां पे यहां के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। एक नई दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। आज भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। कोई सोच सकता है आज से पहले 11 वर्ष पहले कोई भारत के बारे में सोचता था कि क्या भारत डिजिटल इंडिया की बात करेगा? क्या भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कोई चर्चा को आगे बढ़ाएगा? क्या भारत स्टैंड अप कल्चर को आगे बढ़ा पाएगा? लेकिन आज ये भारत के अंदर न केवल है, बल्कि भारत ने उसको करके दिखाया भी है। अभी आपने भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के आयोजन को देखा होगा। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष समिट में भागीदार बने थे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समिट में भागीदार बने थे। और दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों ने, तमाम उन राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के द्वारा न केवल 140 करोड़ के भारत के लिए, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के हित के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन सब की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।
सबने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के प्रति सबने उसकी ताकत को महसूस किया है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी। दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। जब हम काशी में काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं, बल्कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं ये मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। और समरसता कैसे होती है, जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की प्रवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को लेकर के हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती।